नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने भारतीय कानून की दुनिया में वकीलों का सर गर्व से ऊंचा करने का काम किया। एक ऐसा व्यक्ति जिसे सदियों तक याद किया जाएगा और उदाहरण दिए जाएंगे कि कैसे एक रंगून से आए परिवार के बच्चे ने अपनी मेहनत के बलबूते पर भारतीय कानून का एक बेस्ट जूरिस्ट का खिताब जीता। एक ऐसा वकील जिसने आपातकाल के विरोध में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जैसे उच्च पद से इस्तीफा दे दिया। एक ऐसा वकील जिसे महज 38 साल की उम्र में जज बनने का ऑफर मिल गया था, लेकिन उसने वकालत को ही चुना। एक ऐसा वकील जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में सबसे आगे नजर आता था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने राज्यसभा का नॉमिनेटेड मेंबर बनते ही एक प्राइवेट बिल पेश कर काम नहीं तो वेतन नहीं का प्रस्ताव दिया था, लेकिन चूंकि इसमें काम ना करने वाले राजनेताओं की तनख्वाह पर हथौड़ा चलना था, इस कारण इस बिल पर किसी ने चर्चा नहीं की। दोस्तों, फली नरीमन साहब भारत के न केवल मशहूर और प्रतिष्ठित वकील थे, बल्कि अपने आप में एक पूरी संस्था थे और उन्हें लिविंग लीजेंड के तौर पर देखा जाता था। अदालतों में जब वो जबरदस्त तरीके से अपनी दलीलें पेश करते थे तो जज भी उनकी दलीलों को ध्यान से सुनते थे। उनके ज्ञान और दृष्टिकोण के चलते लोग उनकी खूब प्रशंसा करते थे और पूरा सम्मान देते थे। दोस्तों, 21 फरवरी 2024 को फली नरीमन जी का निधन हो गया, लेकिन उन्हें हमेशा उस कानूनविद के तौर पर देखा जाएगा जिसने भारतीय संविधान और कानून के विकास में मदद की है। दोस्तों, भारतीय कानून के साथ साथ फली नरीमन जी को अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लॉ के जितने भी मैटर थे, मसले थे, उन पर भी तगड़ी पकड़ थी और कानून के क्षेत्र और सार्वजनिक जीवन में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के चलते साल 1991 में पद्म भूषण और साल 2007 में पद्म विभूषण से फली जी को सम्मानित किया गया था। दोस्तों, फली नरीमन के माता पिता सैम और बानो रंगून से भागकर भारत आए थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दिसंबर 1941 में जब जापान ने रंगून पर बम बरसाने शुरू किए थे, तब सैम और बानो ने रंगून से निकलने का फैसला लिया था और उस समय शायद ही उन्हें इस बात का अंदाजा रहा होगा कि फली एक दिन भारत के सबसे बेहतरीन वकील बनेंगे। जब सैम और बानो ने भारत में शरण ली थी, तब फली की उम्र महज 12 साल की थी। फली नरीमन के करियर पर एक बार बात कर लेते हैं, मोटी मोटी नजर डाल लेते हैं। फली नरीमन का जन्म साल 1929 में रंगून में हुआ था। उन्होंने शिमला के बिशप कॉटन स्कूल से प्राइमरी एजुकेशन जो थी वो ली थी। उसके बाद मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज से आर्ट्स में बैचलर की डिग्री ली थी और उसके बाद नरीमन ने मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री यानी LLB की थी, कानून की डिग्री हासिल की थी। कानून की डिग्री हासिल करने के बाद फली नरीमन ने साल 1950 में एक वकील के रूप में बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की और उन्हें 1961 में सीनियर एडवोकेट बना दिया गया था। साल 1971 में सीनियर एडवोकेट के रूप में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और वो साल 1972 से 1975 तक भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रहे थे, लेकिन उन्होंने तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल का विरोध करने के लिए अपना पद छोड़ दिया था, इस्तीफा दे दिया था, उससे त्याग पत्र दे दिया था। दोस्तों, बार और बेंच को दिए इंटरव्यू में नरीमन ने साफ कहा था कि कानून मेरे लिए आखिरी विकल्प था। मेरे पिता चाहते थे कि मैं भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा दूं, लेकिन मुझे पता था कि वो सिविल सेवा को अफोर्ड नहीं कर सकते। सिविल सेवा की परीक्षा के लिए जो तैयारियां करनी है, उसके लिए जो खर्चा होना है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने BA की डिग्री सेकंड क्लास से पास की थी और कानून के अलावा मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं था, कोई और ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि मुझे साइंस और मैथ में कोई समझ नहीं थी, कोई रुचि नहीं थी। दोस्तों, फली ने मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद से ही मुंबई हाई कोर्ट में वकालत शुरू कर दी थी। उन्होंने सबसे पहले पाइने एंड कंपनी के लिए बतौर ट्रेनी काम करना शुरू किया था और उसके बाद उन्होंने हाई प्रोफाइल कांगा चैम्बर्स को ज्वाइन कर लिया था। इस चैम्बर के साथ सर जमशेद जी कांगा, हरिलाल कानिया, नानी पालकीवाला, HM सिरवाई और सोली सोराबजी जैसे प्रतिष्ठित वकील जुड़े हुए थे। फली को इन दिग्गज वकीलों के साथ काफी कुछ सीखने को मिला और उन्होंने बड़ी तेजी से चीजें सीखी भी। अपनी आत्मकथा बिफोर मेमोरी फेड्स में फली ने लिखा है कि सर जमशेद जी कांगा ने उन्हें वकालत की पेचीदगियों के बारे में बड़ी बारीकी से समझाया था और इनमें एक बारीकी यह भी थी कि जटिल चीजों को हमेशा सरल बनाकर पेश करने की सलाह उन्होंने दी थी। दोस्तों, शुरुआती सालों में फली टॉप लॉयर्स के असिस्टेंट के तौर पर काम किया करते थे, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि नानी पालकीवाला को अदालत में पेश होना था, लेकिन उसी वक्त वो अपने बिजी शेड्यूल के चलते समय से अदालत नहीं पहुंच पाए।
ऐसे में उन्होंने फली को अपनी जगह अदालत भेज दिया और कहा कि सुनवाई से पहले वो अदालत पहुंच जाएंगे। लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि चीफ जस्टिस छागला और जस्टिस गजेंद्र गाडकर की बेंच के सामने मामले की सुनवाई समय से पहले ही शुरू हो गई और तब तक नानी पालकीवाला अदालत नहीं पहुंच पाए। फली ने अदालत को बताया कि पालकीवाला पहुंचने ही वाले होंगे, लेकिन न्यायाधीशों ने उनसे पूछा कि क्या वो इस मामले के बारे में कुछ जानते हैं। इसके बाद फली ने जोरदार तरीके से इस मामले में अपनी दलीलें रखी। उस मामले में जस्टिस छागला अपना फैसला सुना ही रहे थे कि तभी पालकीवाला वहां पहुंच गए और उन्होंने अदालत में फैसले से पहले अपनी दलीलें पेश करने की, अपनी दलीलें रखने की अनुमति मांगी। इस पर जस्टिस छागला ने कहा कि फली ने मामले को इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया, इतने अच्छे तरीके से बेंच के सामने रखा है कि उन्हें नहीं लगता कि पालकीवाला उसमें कुछ और जोड़ पाएंगे, कुछ नई बात बता पाएंगे। दोस्तों, फली नरीमन को तब वकालत में आए 1 ही साल हुआ था और इस वाकये से उनकी शार्प इंटेलिजेंस और लर्निंग स्किल्स का पता चलता है कि वो कितनी तेजी से सीखते थे और कितनी शार्प उनकी इंटेलिजेंस थी। महज 38 साल की उम्र में उन्हें जज बनने का ऑफर मिल गया था, लेकिन अपने बढ़ते बच्चों और परिवार की आर्थिक जरूरतों को देखते हुए उन्होंने इस ऑफर को स्वीकार नहीं किया। हालांकि उनकी बेटी अनाहिता ने उनसे गुजारिश की थी कि वो इसे स्वीकार कर ले, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। कई साल बाद उनकी बेटी ने जज के तौर पर फली का एक कार्टून बनाया ताकि उनको याद दिलाया जाए कि अगर उन्होंने ऑफर स्वीकार कर लिया होता तो वो कुछ इस तरह से दिखते, जज की ड्रेस में कुछ इस तरह से दिखते। दोस्तों, फली नरीमन ने 1984 में हुए भोपाल गैस कांड में यूनियन कार्बाइड कंपनी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दलील पेश की थी। इस हादसे में करीब 3800 लोग मारे गए थे और लाखों लोग इससे प्रभावित हुए थे। हालांकि अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने भोपाल गैस कांड वाला केस लड़ने के अपने फैसले पर खेद जताया था। उन्होंने कहा था कि उस उम्र में कोई भी महत्वाकांक्षी हो सकता है, लेकिन मुझे बाद में पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक बार केस साथ में लेने के बाद कोई उससे बाहर नहीं निकल सकता, केस को नहीं छोड़ सकता। नरीमन का कहना था कि यह कोई मामला नहीं था बल्कि ये एक त्रासदी थी। भोपाल गैस कांड की त्रासदी के बाद जब वो यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन के मुख्य वकील के तौर पर सामने आए, तब एक विदेशी प्रकाशन ने उन्हें फॉलन एंजल यानी गिरा हुआ देवदूत तक लिख दिया था। फली ने इस मामले में अदालत के बाहर पीड़ितों और कंपनी के बीच समझौता कराया, जिसके तहत कंपनी ने पीड़ितों को $470 मिलियन की राहत देने की पेशकश की थी। भोपाल गैस कांड के बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां जाकर पूरी वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा फली नरीमन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के मुद्दे का भी प्रमुख हिस्सा थे, जिसमें न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोलेजियम सिस्टम को बदलने के लिए एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग स्थापित करने के लिए संवैधानिक संशोधन को चुनौती देना था। तब अपनी दलील में नरीमन ने कहा था कि न्यायिक स्वतंत्रता के लिए यह संवैधानिक संशोधन पूर्ण अभिशाप होगा। दोस्तों, गुजरात की केशुभाई पटेल सरकार ने नर्मदा बांध से विस्थापित हुए आदिवासियों की ओर से दर्ज कराए गए मामलों में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपना वकील बनाने के लिए संपर्क किया। फली तैयार हो गए थे, लेकिन उन्हें जब मालूम हुआ कि राज्य में ईसाइयों पर चुन चुनकर हमले किए जा रहे हैं, बाइबल और चर्च को जलाया जा रहा है, तो उन्होंने मामले की पैरवी करने से इनकार करते हुए कहा कि वो इस राज्य के लिए किसी भी मामले में वकील नहीं बनेंगे। दरअसल आजादी के बाद भारत ने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनना स्वीकार किया था। ये बात फली को बहुत पसंद थी और वो भारत को हमेशा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के तौर पर ही देखना चाहते थे। उन्होंने ये भी उम्मीद जताई थी कि वो धर्मनिरपेक्ष भारत में ही मरेंगे। दोस्तों, नरीमन को जब लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था, तब उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा था कि नरीमन वास्तव में दुनिया भर के कानूनविदों के लिए अनुकरणीय है। वो भारत के सबसे प्रतिष्ठित संवैधानिक वकीलों में से एक हैं। अगस्त 2018 में राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि सांसद आम लोगों की उम्मीदों, उनकी समस्याओं और उनकी पीड़ाओं का ध्यान नहीं रखते, लेकिन उन्हें यह महसूस करना चाहिए कि वो 1 अरब लोगों के प्रतिनिधि हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं जिनकी उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। 1 अरब लोग हैं तो 1 अरब ही उनकी उम्मीदें होंगी। उन्होंने संसदीय कार्रवाई के लगातार बाधित रहने पर भी सुझाव दिया था और कहा था कि स्पीकर को अपनी चेयर पर बैठे रहना चाहिए और सदन के स्थगन की घोषणा नहीं करनी चाहिए। उनका मानना था कि अगर स्पीकर अपनी जगह पर बैठे रहेंगे तो सत्र जारी रहेगा और सांसदों को आखिरकार उन्हें सुनना पड़ेगा और कार्यवाही बाधित नहीं होगी। उन्होंने नवनिर्वाचित सांसदों से भी कहा था कि उन्हें संसदीय कार्रवाई में शामिल होना चाहिए क्योंकि इस काम के लिए उन्हें पैसे मिलते हैं। जब वो राज्यसभा के नामांकित सदस्य बने तो उन्होंने प्राइवेट बिल पेश करने की कोशिश की थी जिसमें काम नहीं किया तो वेतन नहीं मिलेगा, एक ऐसा प्रस्ताव था। लेकिन उनके इस बिल पर कभी चर्चा नहीं हो सकी और हर बार ये बिल लैप्स हो जाता
जाता था। उन्होंने ये बात भी पॉइंट आउट की कि सांसदों को माननीय कहा जाता है, ऐसे में उन्हें संसद सदस्य के तौर पर मिलने वाले सम्मान और सुविधाओं के मुताबिक काम करना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। ये जो माननीय शब्द उनके नाम के आगे लगाया जाता है उसकी गरिमा बनाए रखनी चाहिए। दोस्तों, आजकल जिस तरह की गंदगी राजनीति के केंद्र में आ गई है, उसे देखते हुए फली नरीमन की सलाह समझदारी भरी थी। करीब 6.5 दशकों तक वकालत करने और इतिहास को अपने सामने बनते हुए देखने के बाद आखिरी दौर में वो चिंताओं से भरे थे। फली कई पुस्तकों के लेखक भी रहे हैं, जिसमें इंडियाज लीगल सिस्टम, कैन इट बी सेव्ड, God Save the Honorable Supreme Court और The State of the Nation in Context of India's Constitution। ये बुक्स तकरीबन हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए, खासकर नए वकीलों को। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि भारत में जो कुछ हो रहा है उससे वो चिंतित हैं और उन्हें लगता है कि भारत को एक वास्तविक मायनों वाले नेता की कमी बुरी तरह खल रही है। वो केवल भारत को लेकर चिंतित नहीं थे, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि पूरी दुनिया किस तरह लीडरशिप के संकट के दौर से गुजर रही है और इसने मानवता के भविष्य पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। दोस्तों, आने वाले कई दशकों तक फली नरीमन जी कानून के छात्रों और वकालत करने वालों के लिए रोल मॉडल बने रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कानून और शासन व्यवस्था के सिद्धांतों को जिस तरह से स्थापित किया है वैसे अब तक कुछ ही लोग कर पाए हैं। नमस्कार।